गुड। तो बच्चों हम लोग वही स्टार्ट करते हैं, आज इसको फिनिश करते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन सॉलिड स्टेट। वैसे चैप्टर बच्चों फिनिश हो गया है लगभग, थोड़ा बहुत जो बची हुई चीजें हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन बच्चों आ जाता है, ठीक है। आप बेसिकली ज्यादा फोकस करो बच्चों सीईटी, यहाँ से क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड। बच्चों मैं पेपर देख रहा था सीईटी के कुछ, तो वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से कुछ आपके कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, जैसे मैंने कल बच्चों डिस्कस किया था आप लोगों को कि टेम्परेचर, कल मतलब जब पहले लेक्चर हुआ था, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, उसका बच्चों क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर। तो जहां पे मैंने बताया था बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको लेके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जिसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी किया था कि बच्चों जब भी हम जब कोई भी आप मान के चलो आपको एटम्स दिए गए हैं, ठीक है, आपने प्रेशर बढ़ाया तो एटम्स बच्चों क्लोज आएंगे, है ना, प्रेशर बढ़ाने पे एटम्स क्लोज आएंगे, तो क्लोज आने पे प्रेशर बढ़ाएंगे एटम्स क्लोज आएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू बच्चों बढ़ती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर बच्चों हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे बच्चों कहीं ना कहीं जो आपके एटम्स होते हैं उनकी बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी है, जो रैंडमनेस है, जो वाइब्रेशंस हैं, डेफिनेटली वो आपके मैक्सिमम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों इंक्रीज करने की वजह से टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रैंडमनेस वाइब्रेशन इंक्रीज करेंगे, एटम्स दूर दूर जाएंगे, है ना, एटम्स जितने दूर दूर जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू बच्चों क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो हम इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कभी भी नहीं लिख सकते हैं। तो दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली तो नहीं हो सकता ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू बच्चों डिक्रीज करेगी। ये तो बेसिक सा पॉइंट था, हम लोगों ने देखा था, जिसका एक अच्छा सा एग्जांपल बच्चों डिस्कस किया जाता है बहुत बार, NaCl को लेके CHCl को लेके। जैसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात चलती होगी कि सर आपने कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड के बारे में ही आपने डिस्कशन ज्यादा किया है सॉलिड स्टेट के अंदर, कंपाउंड तो सर हमारे बहुत सारे होते हैं, सबके बारे में क्यों नहीं बताया। तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, सॉलिड स्टेट में जितने एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए हैं, जो कंपाउंड मैंने डिस्कस किए हैं, उन पे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन देखो, 20 ईयर्स क्वेश्चन देखो, है ना, जेई मेंस के, सीईटी के, AIEEE के, आपको डेफिनेटली बच्चों उन कंपाउंड से ही क्वेश्चन बार बार डिस्कस किए जाते हैं, वो लेक्चर नहीं पूछता है, ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, वो मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, ठीक है, देख के बता रहा हूँ कि वो चीजें एक्स्ट्रा डिस्कस नहीं की जाती हैं। तो बच्चों NaCl और CHCl का जो कन्वर्जन मैंने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे NaCl का बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर तो मैं आपको पहले भी बता के रखा हूँ कि बेटा कितना होता है इसका 6:6 इस तरीके से। CHCl का बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8। तो अगर आपको बेटा 6:6 से 8:8 में अगर जाना है तो मतलब मैं इस एरो की बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि बेटा ये कहीं ना कहीं आप कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है, तो अगर हम प्रेशर को रिलेट करें तो बेटा यहाँ पे अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू भी बच्चों क्या होगी, बढ़ जाएगी, एटम्स क्लोज आएंगे, 6:6 से वो 8:8 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब है तो वो NaCl ही ना, लेकिन NaCl का मतलब सीजन थोड़ी ना हो जाएगा, सोडियम का मतलब सीजन थोड़ी नहीं होता है। NaCl बच्चों CHCl की तरह बिहेव करेगा, NaCl CHCl की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 8:8 हो जाएगा। अगर बच्चों में बोलूं कि CHCl जस्ट बिहेव एज NaCl, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बच्चों कितना 6:6 ही तो हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर की सप्लाई करके, बिकॉज कोऑर्डिनेशन करना है, कोऑर्डिनेशन में डिक्रीज करना, टेम्परेचर बच्चों मुझे मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। आप देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, कोऑर्डिनेशन बेटा कम होगा तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा ना, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दिस इज द बेसिक रिलेशन। तो आपसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। पहला कॉन्सेप्ट हो गया, सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। सेकंड बच्चों एक पॉइंट आता है 12 to 16 सॉलिड, इस तरीके से लिख के जेई एडवांस ने बात करी थी यहाँ पे, 12 to 16 सॉलिड और 13 to 15 सॉलिड, ये दो बातें होती हैं, 12 to 16 और 13 to 15 सॉलिड, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और डेफिनेटली ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके से आता है। एडवांस ने जब पैराग्राफ क्वेश्चंस बच्चों डिस्कस किया गया था, तो पैराग्राफ क्वेश्चंस के अंदर आपका 12 to 16 और 13 to 15 ये सॉलिड्स के बारे में बात की गई थी।
तो पहले देखो मैं बताता हूँ 12 to 16 सॉलिड। ये बेसिकली बेटा 12-16 का मतलब क्या, ग्रुप नंबर। हम लोग जो पढ़ते हैं ना पीरियोडिक टेबल, अब तो हमारे सीबीएस के बच्चे भी पढ़ चुके हैं ग्रुप के बारे में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। और बाकी आप लोगों को तो बेटा आता ही है, ठीक है, नीट और पीसीएमबी के बच्चे। तो ये बेटा 13-15 लिखा है, 12-16 लिखा है, ये सारा का सारा मतलब ग्रुप नंबर, ठीक है। तो ध्यान देते हैं 12-16 सॉलिड्स को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। यस, सॉलिड्स formed by solids formed by group 12 and 16, ठीक है। सॉलिड्स फॉर्म बाय ग्रुप 12 एंड ग्रुप 16, मतलब ग्रुप 12 और ग्रुप 16 से जो बनने वाले बच्चों आपके सॉलिड्स होंगे उसको बोलते हैं 12 to 16, उनका नाम ही है 12 to 16 सॉलिड, है ना। ये कोई नई नहीं है, ऐसा नहीं कि बेटा कोई एलियन ने नाम दे दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है, हम लोगों ने लिख रख लिया है 12 to 16 सॉलिड। मतलब ग्रुप 12 के एलिमेंट्स कौन कौन से, और ग्रुप 16 एलिमेंट। 12 की बच्चों बात करते हैं तो ग्रुप 12 जल्दी बताओ मुझे, ग्रुप 12 कहाँ पे लाई करता है, 13 होता है बोरोन फैमिली, ठीक है, 13 बोरोन फैमिली होती है। अच्छा बिल्कुल सही, डी ब्लॉक वाले आएंगे आपको, बहुत बिल्कुल सही, मैंने कहा था ना कि हमारे बच्चे ज्यादा ब्रिलियंट हैं, मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, सीरियसली। अभी देखो ओम ने आंसर भी किया है, तभी बोलता हूँ आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो। बिल्कुल, तो बच्चों यहाँ पे कौन आएगा, जिंक आएगा, कैडमियम आएगा और आपका मरकरी आएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बेटा ग्रुप 16 बेटा ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन फैमिली ना, सल्फर आएगा, सेलेनियम आएगा, टेरिलियम आता है, पोलोनियम आता है, क्लियर। अब जरा देखो यहाँ बेटा जो जिंक है ना, जिंक आपके ऑक्सीजन से भी कंबाइन करता है, जिंक ऑक्साइड वगैरह बनाता है। जिंक बच्चों सल्फर से भी कंबाइन करता है, जिंक सल्फाइड बनाता है। इसी तरीके से बच्चों मरकरी है, कैडमियम है, ये बच्चों क्या करते हैं ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स उनके साथ कंबाइन करते हैं, सल्फर से भी मिक्स होता है, मरकरी ऑक्सीजन से भी कनेक्ट होता है, ठीक है, जिंक बच्चों आपकी सेलेनियम से भी कनेक्ट होता है। तो मतलब बेसिकली सल्फर और ऑक्सीजन से इजीली कनेक्टिविटी मिलती है। तो इस टाइप से जो कंपाउंड बनते हैं जिनके एग्जांपल्स बच्चों आ सकते हैं और आपसे पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसे बच्चों एग्जांपल आप बना लो, जिंक ऑक्साइड हो गया, है ना, जिंक सल्फाइड हो गया, है ना, जिंक के साथ आपका सेलेनियम हो गया, ठीक है। जैसे बच्चों मरकरी के साथ ऑक्सीजन हो जाए, ठीक है, जैसे आपका मरकरी के साथ सेलेनियम हो जाए। आप बोलोगे सर मरकरी के साथ सेलेनियम तो कभी पढ़ा ही नहीं था, अब पढ़ लिया ना, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा आपको टिक करना है कि कहां से बिलोंग करता है, 12 to 16 ग्रुप के सॉलिड से। बिल्कुल आसान है, ऐसे आएगा पहचानने को, तो बच्चों को दिक्कत हो सकती है, अब नहीं होगी। नेक्स्ट बच्चों सी ऑप्शन लेते हैं। सी ऑप्शन आपका है, देखो आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ था ही डिफिकल्ट उसके अंदर, ये बच्चों वाली बात है। 13 to 15 सॉलिड। देखो मैं बच्चों वाली बात इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, है ना। आप देखो कॉन्फिडेंस अगर आपका अच्छा होगा ना तो चीजें डेफिनेटली अच्छी ही होंगी, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के साथ साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा बना रहे। पढ़ाई तो होती रहेगी लेकिन कभी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं हूँ, केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा लास्ट मोमेंट तक, जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता है। एग्जाम हो जाएगा उसके बाद भी केमिस्ट्री मुझसे पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देसाई सर आपको अलाउ कर देंगे, बिल्कुल। हाँ, बोरोन, एल्यूमिनियम, कैलियम, यस। नेक्स्ट बच्चों को एनर्जी बताओ, गाजर, इंडियम और थेलियम। अब देखो बेटा यहाँ पे लिखा है मेरे ऊपर क्या कि 13 से 15 सॉलिड लिखा है मैंने, तो 13 से 15 सॉलिड का मतलब बिल्कुल आपके दिमाग में आना चाहिए सर ग्रुप 13 और ग्रुप 15 से बनने वाले जो आपके आयनिक सॉलिड्स हैं। बिल्कुल सही, ओम ने तो बहुत अच्छा पूछा। बीएन हम लोगों ने पढ़ा था ना, याद को बोरो नाइट्राइड पढ़ा था ना बेटा, बीएन बहुत पॉपुलर कंपाउंड है ना, बोराजीन, बोराजोल पढ़ा था, सारे के सारे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, याद आ रहा होगा सभी को। यस, देखो पॉपुलर है, यहीं से बनता है, करा दो इसे कनेक्ट इसके साथ, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे फास्फोरस के साथ बोरॉन मिल सकता है, एल्यूमिनियम मिल सकता है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल सकते हैं जो आपने सुने भी नहीं है, इस टाइप के कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। नो डाउट वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके बारे में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे बच्चों बोरोन नाइट्राइड जैसे ये हो गया, जैसे आपका बीपी लिख दिया उसने, अब बच्चा कंफ्यूज, ये बीपी क्या होता है, सर बीपी तो कभी सुना ही नहीं मैंने। अब बच्चा छोड़ देगा इसको, ये छोड़ना नहीं है, बहुत छोटी सी बात है बेटा। बोरॉन देखो ये है, फास्फोरस ये है, जैसे बोरॉन बच्चों नाइट्रोजन से कंबाइन हुआ था उसी तरह बोरॉन फास्फोरस से। नो डाउट इट इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल,
बट आपको 4 मार्क्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये तो बात महत्वपूर्ण है ना। तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, 13 to 15 वाले को टिक कर देना, जैसे आपका बीपी मतलब बॉलिंग पॉइंट नहीं, ठीक है, ये बात मत कर देना। जैसे बच्चों एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये भी पॉपुलर होता है ALN। जैसे आपका एल्यूमिनियम ALP लिख दिया, अब बच्चा कंफ्यूज। ऑल इंडिया परमिट बोलेगा, AIP का मतलब ऑल इंडिया परमिट नहीं बेटा, वो ट्रक वाली बात थोड़ी नहीं हो रही है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है ALP, ये भी आपका 13 to 15 सॉलिड्स है। जैसे बच्चों आपके GA आपका ये हो गया है, इसके साथ चलो ले लेते हैं अपन क्या, आर्सेनिक ले लेते हैं। अब ये लिख दिया मैंने, अब बचा तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो बेटा इसका आंसर है 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, ये 13 और 15 आपका सॉलिड है। सभी क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान है, नई बात है। यस, डी बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। अभी इसका नया चैप्टर आएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना, उसको अपन पढ़ेंगे। तो ना क्वेश्चन है दिस कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे वहां लिखते हैं ना डाइल्यूट सॉल्यूशन, वहां लिखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, जस्ट थैंक यू बेटा। वहां पे लिखते हैं डाइल्यूट, वहां पे लिखते हैं डाइल्यूट क्या होता है बेटा, लिक्विड, जो सॉल्वेंट जनरली वहां पे लिक्विड होने वाला है। लेकिन यहाँ बच्चों क्या है, सॉलिड, जो भी आपका यहाँ पे सॉल्वेंट होगा डेफिनेटली बच्चों को सॉलिड ही होगा। और सॉल्वेंट बच्चों कौन होता है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं वो आपका सॉल्यूट होता है, ये तो सभी को पता ही है। और बेटा सॉल्वेंट आपका एक ही हो सकता है, 10 सॉल्वेंट नहीं हो सकते हैं। सॉल्यूट आपका एक से अधिक हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकते हैं, डजंट मैटर। तो सॉलिड सॉल्यूशन का बेटा मतलब है कि सॉलिड के साथ सॉलिड को मिक्स कर दो, एक सॉलिड सॉल्यूट होगा, एक सॉलिड आपका सॉल्वेंट होगा। इसका बेसिक मतलब ये है। आई होप आपने समझा होगा कि ये बच्चों हम लोग जो बात कर रहे हैं ये एलॉय के बारे में बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। एलॉय मतलब बेटा हिंदी में लिखते हैं मिश्र धातु, ठीक है। यस, इस तरीके से लिखते हैं, कुछ तो होता है बेटा मिश्र धातु, ठीक है। देख लो आप, थोड़ा सा ये होता है धाधनुष होता है, ठीक है, धनुष जो भगवान राम ने लिया था अपने हाथ में, ठीक है। यस, वही मिश्र धातु इसको बोलते हैं। जब बेटा मेटल्स को हम लोग कंबाइन करते हैं, और मेटल्स बेटा तभी कंबाइन हो सकती है जब उनका बेटा जो साइज है वो लगभग आपका एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ बेटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज हो, तभी एलॉय परफेक्ट बन सकती है, ठीक है। अदरवाइज एक छोटा साइज का एलिमेंट बाहर चला गया मेटल का एटम, कोई बड़े साइज का एटम आ गया बेटा उसकी जगह, तो फिर वो इम्परफेक्शन वाली कॉज ज्यादा हो जाएगी, उसमें नेगेटिविटी हो जाएगी, वो फायदा नहीं बनने वाला। तो जो भी आपका मेटल होगा उसकी स्ट्रेंथ आपको परफेक्ट नहीं मिलेगी, उसके पॉजिटिव है जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं वो आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए जब भी बच्चों हम लोग एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, एक बात बहुत ध्यान से बना के रखते हैं, बहुत सारी कंपनियां अपनी इंडिया के अंदर हैं बच्चों, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, उससे जितनी भी ज्वाइंट जो आपकी कंपनीज हैं वो इसी लिए काम करती हैं, जो बहुत सारे एलॉयज का फॉर्मेशन करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। ये जैसे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां ट्रक ये सब बनते हैं, बाकी चीजें बनती हैं। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन को लेकर, सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसको बेटा ना हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी बच्चों होती है इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल सॉलिड, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बच्चों पॉइंट होता है सब्स्टिट्यूशनल, ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड। पढ़ा ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पढ़ी आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाँ मैंने सीएच के बच्चों को पढ़ाई है, ठीक है। आप लोगों ने भी पढ़ी होगी बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी ना, वही तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेगा। और यहाँ बच्चों क्या है, इंटरस्टिशियल सॉलिड है, मतलब जो भी आने वाले एटम है वो कहाँ पे जाने वाले हैं बच्चों, जो वॉइड है। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, नाम में ही बेटा सब कुछ छुपा है, ठीक है। यस, नाम में सब है कि नहीं, बिल्कुल है, नाम में सब कुछ है। तो इंटरस्टिशियल मतलब जो एटम प्रेजेंट, जो आपका एक सॉलिड प्रेजेंट होगा उसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे बहुत सारे, और कई बेटा छोटे छोटे एटम्स आके उसके वॉइड में शिफ्ट हो जाएंगे जाके, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन के अंदर बेटा क्या होगा कि भाई जो क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर होगा एटम्स का, उसमें से एक एटम बाहर जाएगा, उसके अप्रोक्सीमेट इक्वल साइज के एटम आके वहां पे डिफरेंट फिट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल। इस एग्जांपल देखते हैं समझ में आएगा, देखो बेटा ध्यान से। जैसे बच्चों हम बात यहाँ पे लिखते हैं पहले, इन voids of D and F block, पहले बच्चों हम बात करें इंटरस्टिशियल की, ठीक है। D and F block metals, the small elements like हाइड्रोजन, और बच्चों क्या हो सकता है, हीलियम, लाइक बेरिलियम, लाइक बोरॉन, लाइक कार्बन, लाइक नाइट्रोजन, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये छोटे छोटे साइज वाले बेटा एटम्स क्या होंगे, ट्रैप हो जाएंगे उनके वॉइड में जाके, ठीक है। आर ट्रैप, TRAPPED, ठीक है।
ये छोटे छोटे साइज के एटम बच्चों जाके कहाँ पे, वो जो एटम्स जो बेटा एटम्स अरेंजमेंट होगा उनके जो वॉइड क्रिएट होंगे, उन वॉइड के अंदर बेटा डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स आपको जो मेटल्स होते हैं उनके वॉइड में जाके एटम शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे बच्चों अच्छा एग्जांपल समझते हैं हम लोग, जैसे बच्चों मैंने लिया यहाँ पे टंगस्टन को लेके, ठीक है, ये डब्लू, ये एटम्स हैं बच्चों इस तरीके से, ठीक है, टंगस्टन के इस तरीके से बेटा मैंने यहाँ पे ले लिया। आप और भी बना सकते हो, है ना, इंक्रीज कर लेना, ऐसा बस मिल समझना है हम लोगों को। ये बेटा टंगस्टन है, ठीक है, इसके बेटा बीच में तो वो वॉइड दिख रहा है ना, खाली जगह, एटम्स के बीच की खाली जगह, उस खाली जगह में जाके बच्चों क्या कार्बन सेट हो गया जाके इसके बीच में, छोटी सी जगह थी बेटा, वहां जाके सेट हो गई कार्बन जाके ना, इस तरीके से। तो इस टाइप का अगर आपको सॉलिड मिलेगा तो बिल्कुल बेटा आपको टिक करना है कौन सा जी, ये आपका है इंटरस्टिशियल सॉलिड। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बिल्कुल नहीं। अब बच्चों बात करते हैं अपन सब्स्टिट्यूशनल। तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर बच्चों बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि सब्स्टिट्यूशन के अंदर बच्चों हम लोग परफेक्ट एलॉय देखते हैं, ठीक है, एलॉय ब्रॉन्ज, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के जो भी एलॉयज होते हैं उन सबको हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग बेटा पढ़ते हैं ब्रास के बारे में, पढ़ते हैं ना, यस, ब्रास इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। क्या सही लिखा है बच्चों? ध्यान दो, यस, ब्रास ब्रॉन्ज ये सब पढ़ते हैं ना हम लोग, टीन वगैरह वहां पे। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे एक एग्जांपल समझ लेते हैं एक बार कि यहाँ पे एटम्स बच्चों कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज इन्फॉर्मेशन है आपको, क्योंकि क्वेश्चंस बच्चों यहाँ से सीईटी वगैरह में भी पूछे जाते हैं, एज वेल एज आईआईटी एडवांस के अंदर भी 13-16 जो मिलता है उसके अंदर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कहीं से भी पेपर आ सकता है, उसके लिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ बच्चों सारे के सारे एटम आपके कॉपर के हैं, और ऐसा हुआ बेटा कि एक एटम आया, इसी के साइज का आया, इसी की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता हुआ, जिसका नाम था बच्चों जिंक। टहलता हुआ आया, ये क्लास है बच्चों, ये क्लास चल रही थी बहुत अच्छे से, सारी अच्छी दोस्ती थी सभी कॉपर के साथ। जिंक आया बच्चों, जिंक का बेटा साइज था, उसकी प्रॉपर्टी थी अप्रोक्सीमेटली क्लोज थी बेटा कॉपर के। उसने कहा कि भाई साहब थोड़ी देर के लिए आप बाहर घूमने चले जाओ, मैं तब तक आपकी जगह बैठ के पढ़ाई कर लेता हूँ, ठीक है। उसने कहा कोई बात नहीं मैं जाता हूँ। वो बाहर चला गया बेटा, जैसे बाहर गया तो जिंक आके उसकी जगह पे सेट हो गया। तकलीफ हुई? बिल्कुल भी नहीं, बहुत खुश हो गए। भाई अगर जिंक का साइज बच्चों बड़ा होता, वैसे मान कर चलो एक चेयर, एक बेटा ये चेयर है, इस चेयर पे 4 बच्चे बैठ सकते हैं और 4 बैठे हैं। अगर जिंक का साइज बच्चों बड़ा होता ना, तो इसको कॉपर को ना नीचे आधा आधा लटकना पड़ता है इधर, आधा इधर लटकना। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहाँ पे आपका एलॉय का फॉर्मेशन तभी हो सकता है बच्चों जब एटम्स का साइज क्या हो बच्चों, एक दूसरे के इक्वल हो, जो जा रहा है जो आ रहा है दोनों का साइज बराबर हो, तो ये परफेक्ट एलॉय आपकी बन सकती है। सभी क्लियर हुई? बताओ भाई रुद्रा। अब चलते हैं अपन डायमंड, आर्टिफिशियल डायमंड, हाँ उसी को बिल्कुल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ठीक है, डायमंड का स्ट्रक्चर। तो सभी लोग आज अपने घर में जाके बिल्कुल, हाँ घर में तो हो ही, बताएं कि डायमंड का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। देखो बेटा, तो डायमंड जो है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे डायमंड के बारे में। डायमंड का बेटा जो स्ट्रक्चर है वो बेटा जस्ट लाइक जैसे जिंक सल्फाइड हम लोगों ने पढ़ा था ना, जिंक सल्फाइड का जो पढ़ा था स्ट्रक्चर, है ना, अगर आपको याद होगा जिंक सल्फाइड, तो जिंक सल्फाइड जैसा बेटा स्ट्रक्चर होता है और एक क्यूबिक नेचर को होल्ड करता है, ठीक है। ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। तो इस डायमंड के अंदर बच्चों कार्बन और कार्बन, एक बात करें तो बेटा एक जो कार्बन आपको जो रेशियो कर रहेगा यहाँ पे, तो 50% टीबी। मैंने किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा था डायमंड को लेके, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे आप लोगों को, उसके स्ट्रक्चर भी, ठीक है बेटा, डायमंड को लेके। हाँ, और दूसरा बच्चों जो कार्बन होता है वो सीसीपी में होता है, सीसीपी या बच्चों एफसीसी। अब घर में जाके आप अपनी मम्मी को बोलोगे जरूर कि देखो डायमंड के अंदर कार्बन की 2 कंपोजिशन होती है, एक बोलना कि 50% टीपी होती है। अब भाई आपको पता है, मम्मी पापा को तो पता है नहीं, लेकिन आपको तो पता हो रही है कि भाई डायमंड के अंदर किस तरीके से क्या हो रहा है। एटलीस्ट आपको कितनी बड़े जानकारी पता चली है, गोल्ड डायमंड इस चीजों के बारे में। वो डायमंड इतना जबरदस्त बच्चों कॉस्टली है, क्या गजब की, नाम लेने से ही मजा आता है, ठीक है। हाँ, नाम लेने से फील नहीं आता है कि मेरे पास, हाँ कुछ तो ऐसा। तो वही चीज बताया, तो यहाँ पे सीसीपी भी है और एफसीसी एक कार्बन, दूसरा बच्चों 50% टीबी है। चलो फटाफट से बेटा ना, चलो इसका आप मुझे रैंक निकाल के दिखाओ जल्दी से। हाँ निकाल दो बेटा, रैंक कितना होगा?
रैंक अगर बात करोगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ मुझे। 8 आ जाएगा, बिल्कुल। तो अगर रैंक अगर बच्चों यहाँ पे निकालोगे तो वही आपको पता है कि एक एफसीसी है, दूसरा बच्चों आपका 50% ऑफ टीबी है, 50% ऑफ टीबी। टीबी का मतलब टेट्राहेड्रल वाइड, ये टेलीविजन नहीं है, ठीक है, नहीं ट्यूबरकुलोसिस है, वो टीबी होता है, बी फॉर बनाना, बी फॉर बॉय, जो भी होता है बॉल, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा क्या है, ये अल्टरनेट, ये 50% का मतलब क्या, कॉमन सेंस दिमाग काम करता है कि भाई ये अल्टरनेट पोजीशंस पे है, जो भी टीवी है वो अल्टरनेट पोजीशंस पे है, बस उनको ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो कॉमन सेंस है। तो बेटा फेस, एफसीसी का मतलब फेस सेंटर प्लस कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब बच्चों 8, फेस सेंटर होते हैं 6, ये सभी को बात आती है बहुत बेहतरीन ढंग से, बिल्कुल सही। प्लस बच्चों 50% टीबी कैसे निकाला जाए, अभी आधा कर लो, टीबी 8 होते हैं, इनका आधा कैसे बेटा, 50/100, ये तो जो करना आता है सभी को, बेटा कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4, और यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, जरा करो, यहाँ से कितना 4 ही मिलेगा ना, ये 2 हो जाएगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा, और 4 + 4 मिला देंगे तो बच्चों 8 हो जाएगा। तो रैंक बच्चों कितना होता है, रैंक मतलब वही जेड, ठीक है, वो कितना बच्चों आ जाएगा 8, ठीक है, बिल्कुल क्लियर, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, क्लियर हुआ बेटा सभी को। चलो इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन के ऊपर थोड़ा, रिलेशन बिटवीन स्मॉल ए एंड आर, वो जो पढ़ा था ना अभी स्ट्रक्चर डायमंड का, तो ए और आर का रिलेशन कैसे बच्चों डिसाइड करते हैं। तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका जो क्यूब होगा वो कुछ इसी तरीके से होगा, ध्यान दो बच्चों, ठीक है। इसमें एटम्स बच्चों कहीं भी किसी भी एक ले लो आप, कॉर्नर तो लेना ही पड़ेगा, और एक आप ले लो यहाँ पे फेस सेंटर को, या एफसीसी में दिखाई देगा, ठीक है, और उसके बाद आप इसको यहाँ पे अरेंज कर दो, तो लाइन आप यहाँ से करो, डायगोनली ऐसा कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और रिलेशन बच्चों के यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये 2r = √3a/4, ठीक है। तो जहां से a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8r/√3, ठीक है। तो अगर रिलेशंस वगैरह ऐसे आते हैं तो बिल्कुल बेटा पैकिंग एफिशिएंसी की बात करो, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, जल्दी से बताओ मुझे। पैकिंग एफिशिएंसी मैंने डिस्कस भी किया था पहले भी आपको, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी बेटा कैसे निकाला जाएगा, जो एटम्स हैं उनका वॉल्यूम ऊपर लिख दो, डिवाइड बाई जो क्यूब है उसका वॉल्यूम नीचे, क्यूब का वॉल्यूम तो बच्चों ए क्यूब होता है, एटम्स बच्चों कितना होता है, हाँ इसका इसका बताओ, ये जो रिलेशन लिखा है इसका बताओ मुझे। हाँ पैकिंग एफिशिएंसी ऊपर क्या करना है आपको, ऊपर सिंपल सा, हाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, यस, ऊपर जो आपको मिलेगा वो एटम्स का वॉल्यूम होगा, ठीक है, और मल्टीप्लाइड भी रैंक होता है, और डिवाइड बाई नीचे बच्चों क्या लिखना है बताओ जल्दी से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। कुछ बच्चों ने 74% बताया पैकिंग एफिशिएंसी, क्या ये बेटा सही आंसर है 74%, 74% यार नहीं आता है इसका, आपने गलत बता दिया है, 74% कैसे हो सकता है, पैकिंग एफिशिएंसी इसकी काफी कम होती है बेटा, यस कार्बन एटम्स हैं। तो अगर इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा बेटा पैकिंग एफिशिएंसी, तो लिखते हैं 4/3πr³ लिख लो, रैंक कितनी आई थी 8 आई थी, लिख लो बिल्कुल सही से, डिवाइड बाई नीचे बच्चों ए का रिलेशन पढ़ा था ना अभी आर के साथ अपन लोगों ने, क्या था 8r डिवाइड बाई √3, यही था ना बेटा, इसे क्यूब कर दो, बस ये कैलकुलेशन करनी है आपको ध्यान से। तो यहाँ से बच्चों आंसर है इसका 34%, राउंड ऑफ कर लो उसको 33 पॉइंट जो भी आ रहा है 34%, ये इसकी बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी। अगर कोई पूछता है बच्चों यहाँ पे आपका वेकेंट स्पेस कितना होता है, वेकेंट स्पेस खाली जगह कितनी, एटम्स बने हैं बहुत सारे कार्बन एटम्स, तो बेटा इतनी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब तो ये होता है कि कमरा है, उस कमरे के अंदर मैंने क्या किया बेटा, मैंने इस तरीके से एटम्स को सेट कर दिया, मान लो 6 एटम है, एटम्स है, अब जब एटम्स है तो बीच में कुछ खाली जगह होती है ना, ये थोड़ी पैकिंग एफिशिएंसी में बच्चों काउंट की जाएगी, समझ में आ रहा है। जैसे मान के चलो क्लासरूम है, उस क्लासरूम के अंदर बच्चों 50 बच्चे बैठे हैं, 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 50 स्टूडेंट्स जब बैठेंगे तो बच्चों कहीं ना कहीं एक दूसरे स्टूडेंट्स के बीच में गैप तो आएगा ना, खाली जगह तो क्रिएट होगी ना, वो खाली जगह का मतलब बच्चों थोड़ी ना पैकिंग एफिशिएंसी होता है, जितनी जगह कवर हुई है 100% में जितनी जगह कवर हुई है वो कवर जगह को हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं, तो जो 34% पैकिंग एफिशिएंसी इसकी आएगी। तो वेकेंट स्पेस बच्चों कितना होगा, टोटल तो 100 था, तो 100 में से माइनस कर देंगे 34 को, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो वेकेंट स्पेस आपका क्लियर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, एनी डाउट। एक क्वेश्चन लेते हैं यहीं पे, इन डायमंड
इन डायमंड रेडियस ऑफ कार्बन एटम is equal to 1.73 एंगस्ट्रॉम। सेल लेंथ बतानी है आपको, एज वेल एज बच्चों डेंसिटी भी आपको बतानी है। चलो सॉल्व करो, क्वेश्चन दिया मैंने आपको बच्चों। डायमंड है, एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे रेडियस बच्चों कार्बन एटम क्या है, ये दे रखी है 1.73 एंगस्ट्रॉम। सेल लेंथ आपको निकालने, मतलब ए निकालना है आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बेटा, बिल्कुल आसान है। आपको ए की वैल्यू निकालनी है, रेडियस आपको दे रखी है, रिलेशन भी पढ़ाया था मैंने। तो बच्चों चलो चलते हैं अपन सॉल्यूशन की तरफ। बेटा बहुत ढंग से समझने की कोशिश करेंगे इसे हम। यस, एटा डिवाइड बाई √3। बच्चे ना डायमंड सोचते हैं ना, दिमाग घबराते हैं, डायमंड क्या कॉम्प्लेक्स है, कैसा है, ठीक है, रुपए थोड़ी जा रहे हैं खरीदने में। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बड़ा आराम से सॉल्व हो जाएगा। आपको रिलेशन पता होना चाहिए, ए इक्वल टू क्या होगा, एटा डिवाइड √3, बिल्कुल आसान है। बड़ा जरा वैल्यूज पुट कर दो एक बार, 8 इंटू आर। आर का मतलब बच्चों यहाँ पे, अब आप दुकान पे जाओगे ना डायमंड लेने तो आप पूछ सकते हो इससे कि इस डायमंड डायमंड की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, कर सकते हो, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों आंसर क्या होगा, 8 इंटू मल्टीप्लाई करो जल्दी से। यस, कितना हो गया, आर कट वगैरह ना, हाँ बिल्कुल 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 सही नहीं, यस। तो यहाँ पे 1.73 डिवाइड बाई बच्चों √, ठीक है। ये आप यहाँ वैल्यूज को पुट करो, यहाँ से एक की वैल्यू समथिंग आती है 8 एंगस्ट्रॉम। ये ना √3 है, ऊपर 1.73 वो खत्म हो जाएगा, वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से 8 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू। अच्छा डेंसिटी बच्चों कितनी होगी, डेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट मल्टीप्लाइड बाई रैंक डिवाइड बाई Na इंटू AQ। बेटा ए की वैल्यू तो 8 आ गई ना, Na आपको पता है, रैंक भी आपको 8 पता है, और एवोगाड्रो नंबर तो पता है 6 इंटू 10⁻23 लेना, आप सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। ग्राम एटॉमिक वेट बच्चों कितना लेना होगा, भाई कार्बन के बारे में बात करें 12 लेना, सिंपल बेटा सॉल्व कर लेना, ठीक है। आंसर आपका जो भी डिपेंड ऑप्शन बेटा कौन कौन से यूनिट्स दे रखे हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, बाकी आप इसको जिस भी यूनिट में दे रखो आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये डेंसिटी निकल के आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी बच्चे को, कोई डाउट है यहाँ तक? यस, नहीं है, चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। कुछ और बच्चों अदर पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं स्पाइरल्स स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, इसको हम स्पाइनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो बेटा ये कुछ स्पेसिफिक होते हैं, एडवांस वगैरह भी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, जैसे लिखा है बच्चों मैंने Ab2O4, ध्यान देना इसके ऑक्सीडेशन नंबर की कहानी बहुत मजेदार होती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, आपको ना ये मेमोराइज करने पड़ेंगे बिल्कुल सही ढंग से। ये जो ए है बच्चों वो 1/8 ऑफ TB, ठीक है, जो V है वो 1/2 आप आपका OB ऑक्टाहेड्रल बॉइड का। जो ऑक्सीजन की बात करते हैं ये आपके CCP में होता है या FCC मिलेगा, ठीक है। हम डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे अगर आप इनके ऑक्सीडेशन नंबर की तरह का मूव करो तो यहाँ पे +2 मिलेगा, ये आपका -2 में होगा, ये आपका +3 में निकल के आएगा, आप एक बार चेक करके देख लेना, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे इनके रेशियो से निकालता हूँ इनकी प्रेजेंस के, तो ये बच्चों आता है 1/8 इंटू 8, जरा इसको सॉल्व करूँ कितना आएगा, ये आएगा हाफ इंटू आपका 4 हो जाएगा, और इसको CCP को 4 करेंगे तो ये तो आपका 4 होता ही है, तो 4 लेके मैंने हर जगह इसको 4 लिया है। TB आपका क्या होता है, CCP FCC का डबल हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, इसलिए 8 लिया है। ऑक्टेट्राइडल बॉइड ऑलवेज इक्वल टू आपका CCP FCC जो यहाँ पे दे रखा लेटेस्ट उसके हिसाब से होगा, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, ये 1 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल होके ये 2 मिलेगा, ये 4 मिलेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ से मिल गया इनका बेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप कुछ अच्छे एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे एक आता है जिंक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्सीजन Zn Al2O4, और एग्जांपल्स की बच्चों बात करते हैं तो मैग्नीशियम के साथ आपको मिलेगा Al2O4, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना। ये दोनों एग्जांपल्स अगर बच्चों आते हैं तो क्या टिक करना आपको, स्पाइरल्स आपके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, वो ये रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्पाइनल्स, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है वो समझ लो। इसमें बेसिक मतलब ये है, आप चेक करो इसका जो बेसिक फॉर्म बच्चों ये होता है Ab2O4, देखो Ab2O4 Ab2O4, ठीक है। यस, इनकी बच्चों पोजीशंस के बारे में बात करी जाए, आपको बता दिया मैंने। मैग्नीशियम बच्चों क्या होगा, फटाफट टिक कर लोगे कि 1/8 ऑफ TB होगा। अब एल्यूमिनियम के बारे में बात करोगे ये 1/2 ऑफ OB होगा, मैंने जनरल फॉर्म आपको डिस्कस करिए, देखो यहाँ पे
बच्चों ऑक्सीजन के बारे में बात करी जाएगी, आपको सीसीपी एफसीसी टिक कर देना है। जैसे जिंक Al2O4 के बारे में बात करी जाए, आप बिल्कुल टिक करोगे कि ये 1/8 ऑफ टीबी होगा। जिंक एल्यूमिनियम के बारे में बात करें बेटा हाफ ऑफ ओबी होगा। ऑक्सीजन के बारे में बात करेगा तो आपका सीसीपी एफसीसी में होगा। बाकी इनका जो आपका जनरल फॉर्मूला निकल के आ ही गया है, वो देखो आपका ए आपका 1 है, बी आपका यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन आपका यहाँ से 4 है। तो समझ में आया बेटा सभी को? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्लियर हुआ? एग्जाम्पल समझ में आ गया? ओके, ये भी एक स्पेशल कैटेगरी है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं रिवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। रिवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर्स, तो रिवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर्स भी बच्चों होते हैं, उन पे बात करते हैं। तो वो आपका बेटा इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Ab2O4, Ab2O4, ठीक है। जहां पे बच्चों इनका अगर मैं नंबर्स की बात करता हूँ ऑक्सीडेशन की, तो आपका ये +2 होता है, ऑक्सीजन आपका -2 में होगा, ये आपको मिलेगा +3 के साथ, ठीक है। ये बेसिक से इनका पार्ट है। अगर इसको मैं थोड़ा सा डेप्थ में एक्सप्लेन करूं तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो इस तरीके से कि बच्चों यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। एक ही बच्चे पोजीशंस की बात करते हैं तो ए होता है आपका 1/8 ऑफ क्या होगा टीबी, टेट्राहेड्रल बॉइड। आपका जो बी होगा वो बच्चों होता है 1/8 ऑफ टीबी और प्लस यहाँ पे होता है 1/4 ऑफ ओबी, ऑक्टाहेड्रल बॉइड, ये प्लस होता है, दोनों यहाँ पे ऐड होते हैं। और ऑक्सीजन के साथ बात करते हैं तो ये बच्चों होता है एफसीसी या फिर आपको हम सीसीपी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम रिवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर्स की बच्चों बात करते हैं तो जनरल फॉर्मूला होता है Ab2O4, ए होता है 1/8 ऑफ टीबी, बी होता है 1/8 ऑफ टीबी प्लस 1/4 ऑफ ओबी, और ऑक्सीजन बच्चों होता है सीसीपी और एफसीसी में। क्या सभी को बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब बेटा यहाँ से आपको पता है कि 1/8 ऑफ जो हमने टीबी बोला है उसके हिसाब से आप इनके यहाँ पे रैंक भी निकाल सकते हो और इनका जो जनरल एम्पिरिकल फॉर्मूला जो बनेगा वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो देखो बेटा ए यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा बताओ, 1/8 इंटू विदाउट टीबी कितना होगा, 8 हो जाएगा, वो तो डबल हो जाएगा ना, सीसीपी एफसीसी मतलब 4 होता है इसका, ये बी हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन इसका तो बच्चों फिक्स है 4, ये 8 हो जाएगा डबल करके। अच्छा इसकी बात करी है तो यहाँ पे ये 1/8 इंटू 8 हो जाएगा, भाई टीबी लिखा है, ये यहाँ पे ओबी लिखा है मतलब 4 हो जाएगा, है नंबर्स इक्वल होते हैं ना, सीसीपी एफसी जो लेटेस्ट है, तो ये प्लस कर सकते हो यहाँ से, ये 1/8 ना मल्टीप्लाइड है, थोड़ा सही से इसको हम लिख देते हैं एक बार, ये 1/8 इंटू 8, ठीक है, और प्लस यहाँ से आपका वही 4 इंटू 4, इनको आप कैंसिल कर दो तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा ये 1, ये कैंसिल होके यहाँ से 1 और 1 मिला के 2 हो जाएगा एडिशन पे, और लास्ट में 4 मिलेगा। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? एग्जाम्पल बच्चों होते हैं इसके फेरिक, बहुत सारे फेरिक से स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे बच्चों Fe2O4 ये स्ट्रक्चर है, Fe2O4, इसको मैं लिख सकता हूँ Fe3O4, सभी ने सुना है Fe3O4, Fe3O4 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Fe देखो यहाँ पे 1 एटम हो गया है, यहाँ पे Fe2 आपका यहाँ पे 2 एटम्स, बाकी ऑक्सीजन देखो आपको 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका बेटा कंबाइंड फॉर्मूला अगर बात करते हैं तो Fe3O4 आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया सभी को? दिस इज एंटी स्पाइनल स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यस। नेक्स्ट बच्चों एक अच्छा पॉइंट आता है कि बोरोन के ऊपर अगर बच्चों +3 चार्ज आता है, प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन डिस्कस किया गया था एम्स के अंदर, बोरोन +3 की अगर बच्चों बात करते हैं तो इसके बारे में पूछा गया, इट इज, मैं देता हूं इसके बारे में, इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टीबी एंड ओबी, टीबी एंड ओबी, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर बच्चों को ये पूछता है कि बोरोन अगर +3 की स्टेट में डिफाइन किया गया है तो उसकी पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं, न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर बन सकते हैं। तो बच्चों प्लीज ध्यान रखना, टीबी और ओबी के अंदर इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितने टीबी ओबी की जो भी पोजीशंस होंगी उसमें बराबर बराबर नंबर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है, एम्स के अंदर बच्चों पूछा गया है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं जिंक सल्फाइड को लेकर। जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड बच्चों दो तरीके से पाया जाता है, एक तो जिंक ब्लेंड की फॉर्म में, ठीक है, हम मेटलर्जी के अंदर बच्चों इसको देखते हैं सल्फाइड और, ठीक है, यस, इसको अपन बोलते हैं जिंक ब्लेंड, ठीक है, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड ZnS, जहां पे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो Zn+2 की स्टेट में होता है, सल्फर -2 की स्टेट में होता है। यहाँ जिंक बच्चों होता है 50% ऑफ टीबी होता है, बिल्कुल ध्यान रखना। सल्फाइड, सल्फर पे -2 चार्ज है,
ये बच्चों आपका CCP में होता है। आप यहाँ पे निकाल सकते हो जेड वगैरह कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जेड बच्चों यहाँ पे 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह भी आप निकाल पाओगे, वो होता है 4:4। क्लियर हो जाएगा सभी को? जिंक ब्लेंड क्लियर बेटा जिंक ब्लेंड को लेके। अच्छा, इसके बाद बच्चों एक और फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड फॉर्म बोलते हैं, इसी जिंक सल्फाइड की होती है, जिंक ब्लेंड की होती है, ठीक है। उसको हम ब्रिक्स फॉर्म में नाम से कॉल करते हैं। उसमें बस ये होता है कि डिस्टॉर्शन फॉर्म के अंदर जिंक जनरल +2 में ही होता है, सल्फर आपका -2 में ही होता है, लेकिन ये सल्फर बच्चों SCP में होता है। डिस्टॉर्टेड फॉर्म के अंदर ये आपकी SCP में होता है, और ये आपका 50% ऑफ DB, इसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। लेकिन जो सल्फर -2 है डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, वो आपका SCP पे हो जाएगा। उसका आपका जो रैंक है वो बदल जाएगा, रैंक आपका 6 हो जाएगा। बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर की जो बच्चों वैल्यू होगी वो आपकी 4:4 ही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। ये बच्चों बात हो गई जिंक सल्फाइड को लेके। कोई डाउट किसी बच्चों को यहाँ तक? बताओ जल्दी से, एनी डाउट? नहीं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन, चलो अभी टाइम है हमारे पास। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कोरंडम के बारे में, CORR, ठीक है। कोरंडम लास्ट में DU है। कोरंडम बेटा क्या होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 इज कॉल्ड कोरंडम, ठीक है। जहां बच्चों इसका इसके पोजीशंस के बारे में आता है, पॉपुलर है बच्चों, ठीक है। पर जनरली बच्चों क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, पर वहां बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल बता दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है उनके बारे में, ठीक है। यहाँ बच्चों जो Al+3 है, ये होता है आपका 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड, 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड। और ऑक्सीजन के बच्चों बात करते हैं, ये होता है आपका SCP के अंदर। अब बाकी तो निकाल पाओगे बेटा, इसका 6 हो जाएगा, तो ये आपका ऑक्टल बॉइड आपका 6 ही रहेगा, तो ये 2/3 × 6 कर लो इसको, फिर इसको सॉल्व करो, 2 × 4 हो जाएगा, तो ये आपको 1 सेकेंड, सही है ना, 2/3 × ठीक है, 1 सेकेंड, कुछ मिस्टेक हुई है क्या? एक सेकेंड, सही है ना, ये 4 आ जाएगा ना, 4:6, 4:2 से अगर कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2/3, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। तो एल कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना 3, बिल्कुल सही, Al2O3 आपको परफेक्ट मिल गया, ठीक है। तो Al2 जो कोरंडम है बेटा, उसमें आपकी एल्यूमिनियम की पोजीशन क्या होती है, ऑक्सीजन की पोजीशन बच्चों क्या होती है, प्लीज इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और लेक्चर्स बच्चों लेकर रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, आपको बाद में मिल भी जाएंगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हो इसके ऊपर। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों एक होता है जिसको बोलते हैं पर बॉक्स किस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये थोड़े से स्पेशल है। पर बॉक्स किस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। पर बॉक्स किस जो स्ट्रक्चर्स बच्चों होते हैं, इसमें एग्जांपल्स आता है, जैसे बच्चों बेरियम का होता है TiO3, ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें बच्चों आपको जो बेरियम है वो आपके 8 कॉर्नर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपको बेटा मिलता है बॉडी के सेंटर, मतलब 1 होगा, और ऑक्सीजन बेटा मिलता है फेस के सेंटर पे, ठीक है। यस, जहां अगर इसका मैं निकालूं तो बेटा कितना 8:8, मतलब ये 1 हो जाएगा। यहाँ 1:1, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं रेशियो निकाल रहा हूँ इनका, 6 फेस सेंटर, तो 6/2 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, मतलब 1:1:3, तो मतलब BaTiO3, बिल्कुल सही, ठीक है। यस, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर मिला है। तो इनकी भी जो पोजीशंस हैं, आपके पर बॉक्सेस जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी पोजीशंस हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जनरल फॉर्मूला बेटा आप ले लो यहाँ से, AbO3, AbO3 इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को, कोई कंफ्यूजन? यस, बहुत और बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि A और B दोनों को कंबाइन करके कौन सा लैटिस डिफाइन होता है यहाँ पे परबॉक्सिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो A बच्चों क्या होता है, कॉर्नर्स होते हैं। B क्या होता है, आपका बॉडी के सेंटर होता है, ठीक है। तो कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर मिला के क्या हो जाएगा, बताइए आप मुझे, बताओ बेटा जल्दी से। कॉर्नर प्लस, हाँ, BCC बन जाएगा, बिल्कुल सही, BCC लैटिस आपको मिल जाएगा इन दोनों को मिला के। मैं अगर आपसे पूछूं कि बच्चों ए और O को मिलाओ, तो बताओ कौन सा लैटिस बनेगा, ए और O को मिलाओ, ये ए है, इधर O है, ए O को मिलाओ, कौन सा लैटिस? ए आप पे क्या है, कॉर्नर्स है, तो कॉर्नर प्लस ऑक्शन क्या है आपका, है फेस सेंटर पे है, FCC। तो मतलब आपको यहाँ फेस सेंटर प्लस कॉर्नर मतलब FCC बन जाएगा। तो इसका मतलब आप अगर ए और O को मिलाते हो तो आपको यहाँ से FCC देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस को मिक्सअप करके पूछ सकता है अलग अलग तरीके से, आपको बिल्कुल उनके लॉजिक ध्यान से दिमाग में आनी चाहिए। क्लियर बेटा यहाँ तक? चलो नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, वो आपको पता है सब। तो मैं कुछ अदर एलिमेंट्स को लेके बात करूंगा, जैसे बच्चों एल्कली मेटल्स को लेके बात करते हैं, जिसमें आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम और बच्चों सीजियम है और फ्रेंशियम है। एल्कली मेटल्स बच्चों हमेशा आपको किस लैटिस में मिलते हैं, तो इसका आंसर होगा बच्चों BCC,
हमेशा ध्यान रखना है। एल्कली मेटल्स बच्चों जो होते हैं ग्रुप फर्स्ट के, ये हमेशा कैसे मिलते हैं, आपके बीसीसी लैटिस को डिफाइन करते हैं। प्लीज सभी को बच्चों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों आता है कॉइनेज मेटल। कॉइनेज का मतलब बच्चों जिससे हम सिक्के बनाते हैं, और सिक्के बच्चों किससे बनते थे, जो राजाओं के टाइम में, हाँ सिक्के बच्चों किसी कॉपर से बनते थे, और किससे बनते थे, गोल्ड से बनते थे, है ना, सोने के सिक्के मिलते थे और चांदी के सिक्के मिलते थे। तो बच्चों कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो ये बच्चों कैसे मिलते हैं, एफसीसी में। प्लीज बच्चों इसको नोट डाउन कर लो, दिल दिमाग में बिठा लो अच्छे से, ठीक है। कॉपर सिल्वर गोल्ड बच्चों ये आपके किस में होते हैं, हाँ ग्रुप 11, ये आपके यहाँ पे एफसीसी के अंदर डिफाइन किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, आपका कोबाल्ट हो गया, आपका निकिल हो गया, और आपका कॉपर हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस और आते हैं इनको, वैसे आपका यहाँ से प्लेटिनम हो गया, ठीक है, और प्लेटिनम का आपका यहाँ पे सिल्वर के बारे में पूछ सकता है। और आपके यहाँ पे ये सीक्वेंस वाइज लिख लो आप, निकल के नीचे प्लेटिनम आता है तो वही लिख लो इसको। यहाँ पे आपका प्लेटिनम आ जाएगा, यहाँ पे आपका सिल्वर आ जाएगा, उसके नीचे आपका यहाँ पे पैलेडियम आ जाएगा, यहाँ पे आपका गोल्ड आ जाएगा। ये भी सीक्वेंस एक साथ अगर बात करता है तो ये भी बच्चों कहाँ मिलते हैं, सीसीपी और एफसीसी के अंदर। सीसीपी और एफसीसी में सारे के सारे सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान रहेगा हमेशा। कॉलेज मेटल, ये आपके लास्ट वाले डी आपकी 3D सीरीज 4D सीरीज 5D सीरीज याद रहेगा बिल्कुल। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आता है आपका नोबल गैस, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रिडॉन है। बेटा हीलियम को छोड़ देना, हीलियम आता है बच्चों एचसीपी में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एच से आप एच को याद रखो, हीलियम से एच को, है ना। बाकी जो नीचे वाले बच्चों बचे हैं ये आपके होते हैं सीसीपी में या फिर एफसीसी में। 4 मार्क्स बच्चों मिलते हैं, सीधे क्वेश्चन आते हैं। पता है आपको तो आप तुरंत कर लोगे, नहीं पता है तो फिर आप समझ सकते हो, गलती तो होने वाली है बिल्कुल। यस, एक बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही ब्रैग इक्वेशन, अगर आपको पता है, जहां मैंने जो डिस्कस की थी ब्रैग इक्वेशन, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम बात करते हैं इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिकुलर, इंटर आयोनिक, इंटर प्लेनर डिस्टेंस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंटर आयोनिक, इंटर मॉलिकुलर, इंटर आयोनिक, इंटर मॉलिकुलर, इंटर एटॉमिक, इंटर प्लेनर डिस्टेंस। इसके ज्यादा बाहर कुछ नहीं पूछेगा आपसे, उन सबका मतलब होता है डी। और इसके बारे में मैंने आपको इस तरीके से, अगर आपको याद होगा, मैंने डिफरेंट प्लेन लिए थे, उन प्लेन्स में एक आपकी जो रे है कुछ इस तरीके से टकरा रही है, दूसरी रे बच्चों यहाँ से वो इस तरीके से टकराई, और इसके बीच का जो डिफरेंस था, ये वाला डिफरेंस, इसको हमने निकालने की कोशिश करी थी बॉन्डिंग वगैरह क्रिएट करके। आपको पता होगा थीटा लिया था मैंने, और ये जो आपको पता है कि अगर ये L1 है, ये L2 है, तो L2 की डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगी, तो वही डिस्टेंस डी आपको निकालनी थी, ठीक है। ये वाली डी, ये डी आपको निकालनी थी, ये डिस्टेंस जो मैंने आपको निकाल के दी थी वो आपका, हाँ डिफ्लेक्शन पैटर्न है, ये डिफरेंट डिफरेंट डिफ्लेक्शन पैटर्न है, उसके बेस पे निकालते हैं। तो जहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो n इंटू लैम्डा हो जाएगा। बाकी सबको ऐड करते हैं, सॉल्व करते हैं, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। आप सीधे रिलेशन को याद रखो, रिलेशन को ड्राइव कैसे करते हैं वो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, अभी यहाँ पे कोई सी दिक्कत की बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा सीधा। आप इसको याद रखो, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। ये ब्रैग इक्वेशन है, यहाँ पे डी बच्चों क्या है, इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिकुलर, इंटर प्लेनर डिस्टेंस है। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक क्लियर है सभी को, ओके। चलो इसके बाद बच्चों यहाँ कुछ एक दो मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपको यहाँ पे समझाने के लिए, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी देखा, इस पे न्यूमेरिकल ले लेते हैं, थोड़ा समझते हैं, ठीक है। यहाँ बच्चों 2d साइन थीटा के अंदर जो हम लिखते हैं ना, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, हालांकि पढ़ाया है मैंने पहले भी इसके बारे में। यहाँ बच्चों डी तो आपको पता चल गया, बाकी यहाँ पे आपका थीटा क्या होता है, ये बच्चों होता है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर डिफ्रैक्शन वर्ड, डिफ्रैक्शन एंगल। यहाँ बच्चों एन क्या होता है, एन होता है ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर आपको दिया जाएगा, ऑर्डर ऑफ, ये केमिकल काइनेटिक्स वाला ऑर्डर नहीं है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, एन का मतलब। लैम्डा आपको पता ही है वेवलेंथ है एक्सरे की, बिकॉज एक्सरे हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो एक्सरे की वेवलेंथ है। डी आपकी इंटर एटॉमिक, इंटर न्यूक्लियर, इंटरप्लेनर आपकी डिस्टेंस है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एक न्यूमेरिकल लेते हैं छोटा सा, जैसे बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया कि इन एक्सरे एक्सपेरिमेंट, इन एक्सरे एक्सपेरिमेंट इफ सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, second order diffraction pattern is observed, pattern is observed, ठीक है।
यस एट 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री। फिर उसने बच्चों बोला है व्हेन 4 एंगस्ट्रॉम एक्स रे इज यूज्ड, ठीक है यस देन कैलकुलेट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस करना है आपको कैलकुलेट। तो बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं, आपको 2d सेंटीमीटर लगा दो सीधा, 2 into d, d पूछा गया है लिख लो। साइन 60 की वैल्यू जल्दी से बता दो कितनी होती है, ये तो पता होगा ना, इक्वल टू 2 into, बेटा यहाँ से आपका वेवलेंथ क्या है 4 एंगस्ट्रॉम वाली यूज करी थी तो 4 लिख लो। डिपेंड अपॉन यूनिट, इसको सॉल्व कर लो बच्चों, 3√3/2, ठीक है इसको सॉल्व कर लो और बच्चों डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन के लिए थोड़ा आप होमवर्क करना, ठीक है आंसर बन जाएगा, क्लियर। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अभी टाइम है आपके पास। यस नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आपको डिफ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो सॉलिड स्टेट है ना उसमें डिफ्रैक्शन तो आपके डिफरेंट पैटर्न्स पे, और जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं कि इफ डेंसिटी ऑफ NaCl, बच्चों मैंने आपको सैटरडे को नहीं, कल मैंने ऐसा सैटरडे को मेरे लेक्चर नहीं हुआ था, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, उसकी आंसर की मैं भेज दूंगा आज शाम तक। आप एक बार सभी बच्चे चेक करेंगे ईमानदारी से कितने कितने आप लोगों के सही आंसर आए हैं, ठीक है जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिया था, ठीक है यस। वो क्वेश्चन पेपर एक्चुअली सर ने बोला था इसलिए मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, बिकॉज मैं वैक्सीनेशन गया था। तो बेटा NaCl आपका 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, वहां पे करना है कैलकुलेट इट्स न्यू डेंसिटी, इफ होमवर्क क्या आप करना ट्राई, इफ 10% शॉर्ट की डिफेक्ट ना, शॉर्ट की डिफेक्ट, इफ 10% शॉर्ट की डिफेक्ट इज प्रेजेंट, अगर क्वेश्चन में 10% शॉर्ट की डिफेक्ट प्रेजेंट है तो बच्चों न्यू डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन बच्चों 10% फ्रैंकल डिफेक्ट प्रेजेंट है, 10% फ्रैंकल डिफेक्ट इज प्रेजेंट, देन न्यू डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो एक इसका आंसर बताना, एक इसका आंसर बताना, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गूगल वगैरह सर्च कर लेना, ठीक है जो भी आपको सर्च इंजन सर्च कर रहा है, और आंसर जरूर आप मुझे बताना ईमानदारी से। हो जाएगा बेटा सभी सॉल्व, क्लियर, ट्राई करना एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, ये बात बिल्कुल ध्यान से रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन से बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बट हमें कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है हो जाएगा आराम से, टेंशन मत लो। कॉपर बच्चों दे रखा है FCC के अंदर, ये लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, कैलकुलेट द मैक्सिमम रेडियस, कैलकुलेट द मैक्सिमम रेडियस ऑफ न्यू एलिमेंट which can be fitted in voids of copper। और कॉपर के सामने बच्चों हिंट मैंने कर भी दिया, FCC ने, अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, तो थोड़ी देर पहले आपको मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है FCC। फिर इसने लिखा है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, ठीक है, और जहाँ पे एक ही बच्चों वैल्यू दे रखी है उसने 200 पाइकोमीटर, मतलब एज लेंथ उसने 200 पिकोमीटर दे रखी है। ये मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, कॉपर बच्चों FCC में है, कैलकुलेट करनी है आपको क्या, मैक्सिमम रेडियस करना है, न्यू एलिमेंट्स, ठीक है व्हिच कैन बी न्यू एलिमेंट, कहाँ फिट किया जाएगा बेटा वॉइड्स के अंदर, और वॉइड्स आपको बता बेटा FCC के बारे में बोल भी दिया है, ताकि वॉइड आपको ध्यान रखने कौन सी वॉइड क्रिएट होंगी, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रक्शन बेटा नहीं हो रहा है, जहाँ पे एज लेंथ की वैल्यू आपकी 200 पिकोमीटर आपको दे रखी है, ठीक है ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। बाकी बच्चों हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर बेटा लगभग यहाँ पे होता है खत्म, और कल से बच्चों स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, थैंक यू।